भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में कुछ लोग ये कहेंगे कि, या फिर मैं ये सोचता हूं कि जिस मेहनत के साथ मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं एस्पिरेंट के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी और बीपीएससी या फिर अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपना वक्त लगा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से निस्संदेह मैं उनके ही लिए ये कार्यक्रम लेकर के आया हूं और उन लोगों को ध्यान में रख करके ही ये कार्यक्रम बना रहा हूं। जबकि सवाल इस पे बहुत सारे उठते हैं कि चंद्रमा कितना मजबूत है। आप जो कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ आप ही नहीं हैं, उसके पीछे कई सारे लोगों का प्रभाव भी काम करता है। जैसे अगर आप परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों से सवाल पूछे जाते हैं, और बल्कि ये तो ऐसी परीक्षा है या फिर कुछ परीक्षाएं तो ऐसी होती है जिसके कोई क्षेत्र ही नहीं होते। तो निस्संदेह ये भी बात है, और कई बार ये भी बात बनती है कि आपके पढ़ने का दायरा कोई सीमित नहीं है, आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, और निस्संदेह पूछने वाला एक सीमा में बंधा हुआ सा भी है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज की जो कुंडली या फिर आज का जो विषय है वो कुंभ राशि वालों के लिए है। पर वस्तुतः एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ कुंभ लग्न वालों के लिए ये कार्यक्रम भी समर्पित नहीं है। ये आप सभी लोगों के लिए जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, सरकारी पदाधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान के लिए हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, उसके बाद विभिन्न राज्य की लोक सेवा आयोग या यूपीएससी लेवल तक की बात करता हूं। अगर आप उसमें परीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं या फिर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको देने के लिए, या फिर ऐसे लेवल की ग्रुप ए लेवल की परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो निस्संदेह ये कार्यक्रम आपको देख लेना चाहिए। अलग बात है आपको चीजें समझ ना आए, पर कोशिश तो करी जा सकती है, क्योंकि आपका दिमाग इतना ही कमजोर नहीं है कि वो किसी भी चीज को समझने के काबिल ना हो। उसको हर एक चीज समझने का जरूर ही प्रयास करवाना चाहिए। और आप तो वैसे भी बड़े स्मार्ट हो, क्योंकि जो व्यक्ति यूपीएससी और बीपीएससी या फिर अन्य ऐसे परीक्षाओं में अगर आ रहा है तो निस्संदेह वो बिल्कुल ही तेज ही होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ जब आप कुंडली में डालते हैं तो उसमें आपको यह देखना है कि चंद्रमा कहां बैठे हैं, च कहां लिखा है, और जहां चंद्रमा या फिर उसको अंग्रेजी में मून बोलते हैं, तो मून आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, जहां वो 11 नंबर लिखा हो, अगर वहां बैठे हैं तो कैसे ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में ये जो बड़े लेवल की परीक्षा है वो कितना सहयोग दे रही है, या फिर आपका भाग्य या फिर आपका कर्म या फिर आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कितना आपके साथ है। बिना समय का नुकसान किए, अगर चंद्रमा के साथ शनि बैठे हो, सूर्य बैठे हो, गुरु बैठे हो, मंगल बैठे हो, या फिर यहीं पे शनि के साथ शुक्र भी बैठे हो, तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी कुंडली में या फिर आपके जो जन्म का समय है उस समय जो ग्रह और ग्रह नक्षत्रों की जो स्थितियां बन रही थी वो आपके अनुकूल थी, और निस्संदेह वो आपको ये इशारा कर रही हैं, बाबू रे आगे बढ़ो। क्लियर है। दूसरे नंबर पे बात करता हूं। अगर चंद्रमा से ठीक आगे 11 नंबर के बाद 12 नंबर लिखा रहेगा, तो यहां अगर गुरु बैठे हो, शुक्र बैठे हो, सूर्य बैठे हो, या फिर चंद्रमा के साथ अगर शुक्र बैठे हो या बुध भी बैठे हो पर शुक्र के साथ बैठे हो, या अगर इनमें से कोई भी ग्रह ना बैठा हो, खाली गुरु और शुक्र बैठे हो, तो भी आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर है। यहां पे अगर गुरु के साथ बुध और बुध के साथ शुक्र भी बैठे हो, तो भी व्यक्ति को जो चीज वो प्राप्त करना चाहता है, जिस चीज के लिए भी आप परीक्षा देना चाहते हैं, जिस पद के लिए आप प्रतीक्षा में रत हैं या मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तीसरे नंबर पे बता दूं तो अगर चंद्रमा बैठे हैं यहां 11 नंबर में, उससे ठीक 3 घर आगे यहां मंगल, राहु, सूर्य या गुरु या मंगल के साथ शनि बैठे हों, तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना है। और ये आपके पराक्रम के बदौलत, अगर आपका भाग्य थोड़ा कमजोर भी हुआ तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। निस्संदेह आपकी सफलता सिर्फ एक चीज से तय नहीं होती है, उसमें कई सारी चीजें जो है वो जिम्मेदार होती हैं। ये बड़ी पते की बात है। अगर चंद्रमा यहां 11 नंबर में बैठे हैं तो ठीक उससे 4 घर गिनने पे 2 नंबर बनता है। ये तत्व
स्थिर लग्न, स्थिर तत्व का होगा, स्थिर राशि का निर्माण करेगी। शुक्र यहां बैठे, सूर्य बैठे, मंगल बैठे हों या फिर गुरु बैठे हों, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और निस्संदेह अपने ऊपर भरोसा करके आपको ये पक्के तौर पे ग्रुप ए लेवल की तैयारी करने के लिए जिम्मेदारी दे देते हैं। और आपके अंदर ये विश्वास बनाए रखना चाहिए आपको कि आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव पे बात करते हैं। ये पहला भाव है, ये पांचवा भाव है। बुध यहां बैठे गुरु के साथ, या फिर राहु यहां बैठे शुक्र के साथ, या फिर सूर्य यहां बैठे गुरु के साथ। अगर इनमें से कोई एक भी बैठा हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या क्रमशः अगर दो बैठे हों तो भी बात बन सकती है। अगर यहां ऐसी स्थिति में इतने सारे ग्रह भी बैठे हों तो थोड़े से सावधान होने की आवश्यकता होगी। आपको अपने ऊपर जो एरोगेंट जो एक चीजें हो जाती है उसको थोड़ा कम करना होगा। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए और अपने ज्ञान को सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल का काम यहां बढ़ जाएगा। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में यहां पे अगर जैसे चंद्रमा यहां तो 11 नंबर में बैठे हैं, अगर यहां पे शनि बैठे हो, मंगल बैठे हो, सूर्य बैठे हो, या गुरु बैठे हो, या मंगल के साथ चंद्रमा बैठे हो, लेकिन चंद्रमा तो पहले ही यहां बैठे हैं, इस वजह से मंगल यहां नहीं बैठे हो, नहीं तो वो नीच के हो जाएंगे, तो प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने में देर होगी या मशक्कत ज्यादा बढ़ा देंगे। या फिर यहां शनि बैठे हो तो साथ में यहां पे गुरु भी बैठे हो या सूर्य भी बैठे हो, और नहीं तो मंगल भी बैठे हो। लेकिन अगर शनि भी यहां बैठेंगे तो मशक्कत बढ़ा देंगे, इस बात का ख्याल रखना होगा। मतलब आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। वैसे ही अगर जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव की बात करते हैं तो यहां सूर्य या तो बैठे हो, या शनि बैठे हो, या गुरु बैठे हो, या शुक्र बैठे हो, ये चारों ग्रह अगर बैठे हो तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए। यह आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए काफी है। उसके बाद अगर छठे भाव पे के बाद सातवें के बाद आठवें भाव पे चर्चा करते हैं तो अगर यहां पे बुध, शनि, राहु और शुक्र के साथ बुध अगर बैठे हो, या फिर यहां पे अगर गुरु भी बैठे हो बुध के साथ, तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये आपके रिसर्च माइंडेड होने का प्रमाण देते हैं और व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बनाएंगे, व्यक्ति के स्किल को डेवलप करेंगे, उसके व्यवहार को, और इंटरव्यू में ये सेशन आपके लिए अच्छा बनाने वाले हो जाएंगे। ये स्थितियां बनती हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव पे अगर चर्चा करते हैं तो यहां पे शुक्र के साथ राहु या गुरु, सूर्य के साथ मंगल बैठे हों तो ये लाभदायक स्थिति होगी। और आपको निसंदेह ये जो परीक्षाएं होती हैं, जो विभिन्न लोक सेवा आयोग के बारे में मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, उसमें आपको आपके भाग्य का लाभ मिल सकता है। ये भाग्य वही चीज है जो निसंदेह आपको आशीर्वाद के रूप में आपके अपने ही पूर्वजों के साथ या पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होती हैं। दशम भाव के बारे में चर्चा करते हैं तो मंगल, सूर्य, गुरु या शुक्र अगर बैठे हों, या इतने सारे ग्रह अगर ना भी बैठे हों और खाली अगर वहां सूर्य या मंगल या शनि भी बैठे हों तो भी काम चलेगा। और निस्संदेह वो आपको ये इशारा कर रहे हैं कि आपका करियर बहुत ही पॉजिटिव है, और निस्संदेह उसको लेकर के आपको बहुत ही आशा रख करके और उसमें अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। अगर गौर करते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव पे, तो यहाँ पे गुरु की राशि बनी है, तो गुरु बैठे हों या फिर यहाँ शुक्र बैठे हों, मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, तो ये लाभदायक हो सकते हैं। और आपको जिस चीज में आप प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज को प्राप्त करने का, यहाँ पे आपको वो प्राप्त करा सकते हैं। 12वें भाव की ओर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे शनि बैठे हों, मंगल बैठे हों, अगर यहाँ गुरु बैठे होंगे तो काम खराब हो जाएगा, अगर यहाँ चंद्रमा बैठे होंगे तो काम खराब हो जाएगा, बुध बैठेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे यही दो ग्रह खाली बैठे हों तो काम आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि ये तो चलिए आपकी कुंडली होगी कि ऐसे अगर ग्रह बैठे हों तो निस्संदेह आपको आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो है वो प्रभाव उसमें दिखाने का प्रयास करना चाहिए, और निस्संदेह अपने आप पे पूरे तरीके से भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आप ग्रह की स्थिति देखते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि के लिए गुरु और शनि जो है वो 12वें हैं, इस वजह से ये थोड़े कष्ट में रहने वाले हैं। आपके मेहनत कराने की स्थिति को बढ़ाने वाले हैं, मेहनत करना होगा। ज्ञान हो सकता है कि इस दौरान जो आप प्राप्त करना चाहें उसमें कमजोरी आ जाए, मेहनत जो आप हो सकता है कि करना चाहें वो उसमें कमजोरी हो जाए, हो सकता है आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है पेट से संबंधित समस्या हो सकता है दर्द कोई पुरानी जो उखड़ जाए, वो बात होती है।
उसके बाद जब जन्म कुंडली में अभी की स्थिति में गुरु और शनि का जो प्रभाव है वो आपके अनुकूल नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर शनि इस राशि को पार करके जब कुंभ में आएंगे और गुरु जब इस राशि को पार करके कुंभ में आएंगे तब ये आपके लिए सपोर्टिव है। लेकिन चूंकि शनि आपके साथ थोड़े से बल के साथ है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके मंथन को और आपके मन को एक दिशा में न लगा करके उसमें डाइवर्ट करने का वो काम करेंगे। तो इसमें आपको कंसंट्रेशन पे काम करना चाहिए और जिस चीज पे फोकस बना करके आप रखे हुए हैं उसी पे काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे राहु की बात करते हैं तो ये आपके यहाँ से कई बार माता के स्वास्थ्य को कमजोर भी कर सकता है और उनके साथ मतभेद भी जाहिर कर सकता है, परंतु यहाँ पे वो आपको परिणाम भी प्राप्त करवा सकता है और आपको निसंदेह एक मानसिक स्टेबिलिटी का प्रभाव भी दिखाएगा, जहां से आपके मन को कई बार वो कमजोर भी करने का प्रयास करेगा और वस्तुतः वहां पे गुरु का प्रभाव भी है, इस वजह से एक तरीके से यहाँ पे कमजोरी का पक्ष ही सामने से आ रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा मिला जुला सा असर देगा। उसके बाद मंगल और बुध ये ठीक नहीं होंगे। बुध कमजोर नहीं है, यहाँ तुला राशि में गोचर कर रहे हैं अभी वर्तमान में मंगल के साथ, जो कौन है तो आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति बनते हैं। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव भाग्य के लिए ठीक है, मंगल का प्रभाव आपके कर्म के लिए ठीक हो रहा है, बुध का प्रभाव आपके भाग्य में बल देता हुआ देखा जा रहा है और साथ ही साथ वो आपके प्रभाव में एक प्रकार से समर्पण की भावना भी विकसित कर रहा है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित होने का एक अलग सा प्रभाव भी दिखेगा। ये काम इतनी सी बाकी है। अगर सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है और निस्संदेह कुंभ लग्न वालों के लिए ये सूर्य की जो स्थिति बदली है वो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। करियर के लिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा बेहतर है आपके आत्मबल को बेहतर बनाने के लिए, इस दौरान नौकरी के लिए प्राप्त करने के किए गए प्रयास के लिए ये कुंभ लग्न वाले या कुंभ राशि वालों के लिए, लग्न नहीं राशियां, आपके लिए सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने बिना आत्मबल को कमजोर किए, क्योंकि उस पे उच्च के राहु की दृष्टि पड़ेगी तो संभवतया वो आपको कुछ लाभ भी देगी तो आपको कंफ्यूजन में भी डालने का प्रयास करेगी, पर उससे घबरा करके नहीं, सूर्य को अर्घ दे करके, सूर्य के अर्घ देने के बाद उसके मंत्रों का जप करके आप उसको और भी ज्यादा अपने अनुकूल ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गणेश जी के मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा का पाठ और निस्संदेह ऐसी स्थिति में किसी एक भी प्रतिमा का दर्शन अगर हो जाए तो आपके प्रभावों में लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। शुक्र जो है वो तुला राशि, कन्या, धनु राशि के बैठे हैं, यहाँ के अधिपति होकर के गुरु जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग शनि स्वयं कर रहे हैं। तो यहाँ पे यश, कीर्ति, मान, सम्मान और जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको शुक्र देने की स्थिति में है और निस्संदेह वो आपको लाभ दे सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां मतलब कहाँ पे आपकी कुंडली में आपके पास आपके सूर्य हैं, आपका आत्मबल है, आपका आत्मविश्वास आपके साथ खड़ा है, आपकी महत्वाकांक्षा आपके साथ है, आपको एक अलग तरीके का पैशन देता है, आपको अलग तरीके का एक भाव जागृत करता है और ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति को भी आपके जेहन में डालने का काम करता है। तो ये सारी स्थितियां बनती है। पर करना क्या है, कुंभ राशि वाले जातक हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, क्योंकि उनके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी है। उसके बाद आपको प्रत्येक दिन बजरंगबली के मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए, सूर्य को अर्घ दे लेना चाहिए और गणेश जी के मंत्रों का जप या सूर्य के मंत्रों का जप। ऐसी स्थितियां में अगर ऐसी स्थितियों का निर्माण आप अपने जीवन में थोड़ा सा कर लेते हैं, कंसंट्रेशन बना लेते हैं, बेवजह के कामों में अपना वक्त कमजोर करते हैं और उधर ना जा करके अपने वक्त पे और अपने भाग्य को बल देने का काम अगर कर लेते हैं तो निस्संदेह ये परीक्षाएं आपके लिए सफलता को देने वाली हो जाएंगी। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बड़ी गंभीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और साथ ही साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट प्रकृति है, जिसके बारे में ही अब यहां से भगवान चर्चा करने वाले हैं। इसको ही जानना और इनके बारे में ही अब चर्चा आगे के सेशन में चालू होगी। मतलब वस्तुतः आप इन्हीं 8 प्रकृतियों को जानते हैं तब जाकर के अच्छे तरीके से परमात्मा के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ों के प्राप्त होने का या उसके प्रभावों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। सीधे तरीके से अगर कहूँ तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 महाभूत और 3 प्रकृति, मन, बुद्धि और अहंकार,
इन आठों प्रकृतियों से मिलकर के परमात्मा जैसी शक्ति का निर्माण होता है, या इनके ही अंतर्गत ये प्रकृति जो है वो परमात्मा के अंतर्गत काम करती है। परमात्मा के ही अंतर्गत ये अष्ट प्रकृति है। अब इसी के बारे में आगे भगवान चर्चा करने वाले हैं, वो अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।